जय हिंद प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो ये सीरीज चल रहा था वो कल खत्म हो गया है और मैंने वादा किया था कि भाई सारे क्वेश्चंस हम करवाएंगे। लगभग 100 क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। मैंने ये बोला भी था, कमेंट सेक्शन में मैक्सिमम बच्चों ने कहा कि सर 100 क्वेश्चन पर्याप्त रहेगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, नए कुछ क्वेश्चंस भी हैं। आपको सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी इस तरीके से ऑप्शनल क्वेश्चंस कराए जाएंगे। उसके बाद फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे, मतलब 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सारे के सारे। तो अगर मेरी वीडियो और ऑडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, सुनाई सब कुछ दे रहा है, तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात हमेशा याद रखना, जो अभी पहली बार आया हुआ है, अगर उसको लग रहा है ये क्वेश्चन ही कराया जा रहा, तो जी नहीं प्यारे बच्चों, पूरा चैप्टर पढ़ाया जा चुका। आप इनिशियली जो पहला सेशन था वो मिस कर चुके हैं, तो स्टार्टिंग से आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, लाइव क्लासेस उसमें पड़ी हुई हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जा करके हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखते रहना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना। तो आपके सामने मैं पेश करता हूं, जी हां प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का इस प्यारे से रंगमंच में स्वागत करता हूं। और मेरा नाम है विनीत ठाकुर, आपका फिजिक्स मेंटोर और आपका भाई, जो कि हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करने, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि भाई आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि भैया एक काम करिए, एक पेन ले लो और एक पेपर ले लो, बढ़िया बैठ जो कायदे से, ठीक। मैं क्वेश्चन यहां बोलता जाऊंगा, पहले पूरा नियम सुन लो। जैसे मान लो कि क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन के आगे तो मैं खड़ा हूं, तो कैसे देखोगे? मैं जब भी कोई क्वेश्चन आएगा 1 सेकंड के लिए ऐसे गायब हो जाऊंगा, देख लो, बिल्कुल ऐसे। अब तुम लोगों ने क्या किया, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। क्योंकि अगर मैं पूरा प्रॉपर ढंग से आपको एक एक करके, वैसे तो मैं समझाऊंगा ही, बट आपको करना क्या है, ये कर लेना है। क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, फिर वीडियो पॉज करके ऑन करके देखिए कि भाई आपका आंसर सही है कि नहीं। सही है तो कमेंट में जाकर के तुरंत लिखिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। टोटल लगभग 40 क्वेश्चन या 36 क्वेश्चन है जो कि ऑप्शनल है। उसके अलावा फिर आपको 1 नंबर 2 नंबर वाले ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आ चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला ही करा कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। करा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, बड़ा ही प्यारी बात कह दी गई है। दूसरा कह रहा पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट at a point per unit charge in bringing a charge from any point to infinity। तो ये तो गलत कर दिया, क्योंकि इनफाइनाइट से पॉइंट तक ले आ जाता है, ना तो एनी पॉइंट से इंफिनिटी जाया जाता है। तो सबसे पहले बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स, और ये पूरी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, यही हैं जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, तो गलत हो गया। पोटेंशियल इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वर्क, नहीं, पोटेंशियल जो होता है वर्क अपॉन चार्ज होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो चुका है, बिना पेन चलाए आपने ये देख लिया। मुझे पता है आप बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं काम करूंगा। अच्छा, इसके साथ साथ ही दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, और ये छोटे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, आप सबको पता होना चाहिए कि भाई कह रहा 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W/Q। अब 1 वोल्ट का मतलब क्या हो गया, 1 जूल पर कूलम, कहां पे लिखा हुआ देख लीजिए, 1 जूल पर कूलम किस वाले ऑप्शन में लिखा हुआ बेटा, सी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है। जब भी आप कोई क्वेश्चन देखो तो वीडियो को पॉज करो, मेरे बताने से पहले खुद सॉल्व करो, नहीं तो फिर मैं तो भाई सारे क्वेश्चन करने हैं वो करवा के चला जाऊंगा, बट आपने कितना किया ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी मुझे अगर लगेगा कि कोई बहुत सिंपल, ये मुझे नहीं करना था, सॉरी, अगर मुझे लगेगा कोई बहुत सिंपल है तो मैं नहीं करूंगा, बाद में लास्ट में करूंगा उसको, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद भैया और क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन, पहले तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे, 1 2 3 चमन्नी गिरी बुढ़ापा, इसका चलो फ्री, ठीक। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस x from a positive charge q is w, then the potential at that point is। अब ये कह रहा है कि भैया इनफाइनाइट से द वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब कह रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज q है, ध्यान सुनना,
एक भैया पॉजिटिव चार्ज क्यू है, यहां से x डिस्टेंस पर यूनिट चार्ज को लेकर आने में, 1 कूलम चार्ज को लेकर आने में जो वर्क डन है वो कितना है, W है। ठीक है, तो कह रहा है भैया इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला वैसे तो हम लिखते हैं W/Q। मेरी बात ध्यान सुनना, अब ये Q से x डिस्टेंस पे, बहुत सारे बच्चे यहां पे बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं, समझ पा रहे हो ना। तो कह रहा है द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देखो 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी डिस्टेंस टू अ पॉइंट डिस्टेंस x फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज Q। Q से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, यहां से इनफाइनाइट से लाने में जो वर्क डन है वो W है। तो यहां का पोटेंशियल लिखना है, हमको नहीं पता यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा हुआ। वैसे यहां से पोटेंशियल की वैल्यू KQ/X हो जाता, KQ/X हो जाता, लेकिन वो भी लिख सकते हो, KQ/X भी लिख सकते हो यहां पे पोटेंशियल, अगर आप निकालोगे तो KQ/R होता। कह रहा 1 कूलम चार्ज को लाने में वर्क डन W है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला W/Q भी होता है। अगर Q की वैल्यू 1 कूलम है तो V बराबर क्या हो जाएगा, W, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, W। तो B वाला ऑप्शन सही होगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन गलत कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे दबा के गलतियां होती है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया भैया, इस चीज को कर लिया, पोटेंशियल की वैल्यू लिख लिया। ठीक है, अब अगर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी तो बड़े ही प्यार से आपको ये बात समझनी चाहिए कि KQ/X तो होता ही है, W/Q भी होता है फॉर्मूला, और यहाँ पे 1 कूलम चार्ज लिया गया है, इसलिए Q की वैल्यू 1 होते ही V की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं ऐसे कहूंगा ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं गाइस। कह रहा है कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन। बड़ा ही दिमाग से काम हो रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा कि कंसीडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर ये जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस किसके परपेंडिकुलर होता है, एक्स वाई प्लेन के, आपको पता होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस खूब सारे मिलते जाएंगे, और ये कौन से प्लेन होंगे, ये एक्स वाई प्लेन होंगे, बिल्कुल ऐसे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो एक्स वाई प्लेन कैसे होगा, ऐसे 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 ऐसे। एक्स वाई प्लेन हमेशा कैसे होगा, जेड के परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, एक होगा भैया क्या, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्यों, अब बहुत सारे बच्चे तो होते हैं E बराबर क्या होता है, V/L, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E × L। अब E तो कांस्टेंट है, लेकिन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, L के। जैसे जैसे L बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे क्या बढ़ता चला जाएगा, पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है वो, तो फिर भैया ये तो हो गया। ठीक, तो यहाँ पे फिर ये दुनिया भर का गिवन जेड, ये फॉर वाई, ये वो दुनिया भर का नोटंकी छोड़ो, ऑन एक्स वाई प्लेन फॉर गिवन जेड। चलो, तो ये भैया हो गया खत्म। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये। अब सब लोग फिर से वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ऐसे करके देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, आप सबको पता होना चाहिए, मैंने अभी पहले ही बता दिया था कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या होता है, जीरो होता है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वहां पे जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ये भी नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये वाला ऑप्शन सही होता है। जहां पे पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो, भैया पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो होता है। E की वैल्यू क्या होता है, -dV/dr। ध्यान सुनना, अब अगर B की वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई अगर V की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था भाई, मजा आ गया एकदम। अब ये क्वेश्चन है सीधे सीधे 7 करोड़ रुपए के लिए। जो बच्चा बताएगा 7 करोड़ रुपया लेके जाए, चाहे एक BMW X5 X7 लेके जाए, Audi Q7 लेके जाए, जितना रुपया चाहिए वो पैसा लेके जाओ। ठीक, लेकिन क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्या कह रहा, a test charge is moved from lower potential point to higher potential point, the potential energy of test charge will be।
पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? वर्क डन होता है। मेरी बात ध्यान सुनना, वर्क डन का मतलब क्या होता है? Q इंटू डेल्टा वी होता है बेटा। डेल्टा वी कब होगा, क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अब जाहिर सी बात है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? अगर वहां का पोटेंशियल बढ़ गया पॉइंट का, तो पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा वी की वैल्यू भी तो क्या होगी? पॉजिटिव। तो भैया अगर पोटेंशियल बढ़ गया है, पोटेंशियल बढ़ गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू पोटेंशियल वहां का पॉइंट का। तो अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी अपने आप ही क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा भैया। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। अब कहोगे गुरुजी चल रहा है कैसे पढ़ ले? हमेशा जैसे मैं जब इधर हो जाता हूं, वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन पढ़ लिया, सॉल्व कर लिया, फिर वीडियो ऑन करो। ये नहीं कि पहले आंसर देख लो उसके बाद। और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि कितना करो। अब मैं कह रहा हूं सारे क्वेश्चन का आंसर लगाओ, यहां पे पूरा क्वेश्चन कर डालो, तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और मैंने कल ही बोल दिया था कि सब लोग रिवीजन कर लेना, कल क्वेश्चन करवाएंगे। अच्छा, इफ, अब देखो सब लोग ध्यान सुनना, मैं पढ़ता रहूंगा इसमें क्योंकि ऑप्शन नीचे तक है। इफ अ कंडक्टर, आप वीडियो पॉज करके अपना लिख लेना, देख लेना। इफ अ कंडक्टर हैज अ पोटेंशियल V इज नॉट इक्वल टू 0, कंडक्टर का पोटेंशियल 0 नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। एंड देयर आर नो चार्ज एनीवेयर एल्स आउटसाइड, कह रहा है एक कंडक्टर है, उसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल 0 नहीं है, कह रहा है, और वहां पे कोई भी चार्ज आसपास दिख नहीं रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? एल्स आउटसाइड, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा देयर मस्ट बी चार्जेस ऑन द सरफेस और इनसाइड। सबसे पहले बता दें तो कंडक्टर के अंदर चार्ज रहता ही नहीं, इनसाइड तो चार्ज रहता ही नहीं कंडक्टर के, ठीक, नेट चार्ज 0 होता। फिर कह रहा देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। भाई बॉडी ऑफ द कंडक्टर की बात हो रही, सरफेस की बात, बॉडी का मतलब हो गया सरफेस भी आ गया उसी में। देयर मस्ट बी ए चार्ज ओनली ऑन द सरफेस, सही बात है। अगर कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल कुछ ना कुछ है, तो वहां पे चार्ज कहां होना चाहिए? सरफेस पर चार्ज होना चाहिए। और यहां पे कह रहा ए एंड बी, ए वाला तो सही नहीं हो सकता क्योंकि इनसाइड कंडक्टर के चार्ज हो ही नहीं सकता। तो देयर मस्ट बी ए चार्ज ओनली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है भैया? कह रहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल, मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, ये तो हम लिखवा रखे हैं यार, इनफाइनाइट होता है। अगला क्वेश्चन, वीडियो को तुरंत पॉज करना और आंसर लगाओ और लिखो। वीडियो पॉज करो और पढ़ लो प्रॉपर ढंग से। मैं इधर हो जा रहा हूं, वीडियो पॉज करो, 1 2 3 4 निकली, ठीक है, बुढ़ा पास का चलो फ्री। वीडियो पॉज कर लिया, कर लिया। अब क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए क्या कह रहा है। आप लोग लगा के आंसर देना, मैं लगा दे रहा हूं। When air is replaced by a dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction between two charges separated by a distance increases K times, remains unchanged, decreases K times, increases K inverse times। तो F डैश की जो वैल्यू आती है बेटा, F बाई K हो जाता है। K को ऊपर ले जाओगे तो K इनवर्स इंटू F हो जाएगा, F डैश की वैल्यू। अब K इनवर्स इंटू F टाइम ही तो इंक्रीज हुआ है, इतने टाइम बढ़ गया है भाई। F डैश की वैल्यू तो क्या हो गया? K इनवर्स इंटू F हो गया, काम खत्म। वैसे तो घटा है लेकिन K इनवर्स टाइम हमने कहा इंक्रीजेस, तो K इनवर्स कहना है कि आधा गुना बढ़ गया है, ठीक है। तो अब वैसे तो फोर्स जो है वो F बाई K हो गया है, लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में देखें तो डिक्रीजेस K टाइम्स डिक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीजेस K टाइम्स इंक्रीज नहीं हुआ, तो क्या, तो K इनवर्स टाइम F हो गया, चाहे वो कहो। वैसे तो डिक्रीजेस K टाइम्स का मतलब अगर F बाई K है तो ये भी ऑप्शन होगा। अब इस दोनों ऑप्शन को सही मानोगे तो ये भी सही है, ये भी सही। K इनवर्स टाइम का मतलब भले इंक्रीजेस बढ़ गया लेकिन K इनवर्स का मतलब 1/K हुआ, और ये 1/K और K टाइम्स अगर डिक्रीज वर्ड का यूज कर तो F बाई K हो गया। तो दोनों यहां सही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था जब सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, हालांकि अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाल फिलहाल के लिए अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होता तो वही ऑप्शन सही होता, ठीक है। अच्छा भैया, अब जरा आगे बढ़ाते हैं। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
द कैपेसिटी इंक्रीजेज इफ द एरिया ऑफ द प्लेट इज डिक्रीज। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डी होता है इनके बीच का गैप और ए होता है इनका एरिया। ठीक, तो क्या कह रहा भैया, कह रहा कि कैपेसिटी जो होता है, कैपेसिटेंस जो होता है इंक्रीजेस, कब इंक्रीज करेगा, जाहिर सी बात है एरिया बढ़ाओगे तभी कैपेसिटी बढ़ेगा, या फिर डी की वैल्यू घटाओ। कह रहा एरिया ऑफ द प्लेट इज डिक्रीज, ये हो नहीं सकता। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेज, अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो सी घट जाएगा। एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज, बिल्कुल सही बात, एरिया बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंटली डिक्रीज तो होगा नहीं। ठीक है भैया, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो अब क्या कह रहा, ये वाला तो दोबारा आ गया। हाँ, ये देखो जरा क्या कह रहा, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल चार्ज टू पोटेंशियल P separated and then connected in series. The positive plate of the one of the connected to the negative of other. Which of the following is true? मेरी बात ध्यान सुनना, अब मैं समझा दे रहा हूं कि हुआ क्या है, मैं यहां पे समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन वैसे तो पॉज करके पढ़ लेना आप प्रॉपर ढंग से, ऐसे वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, वीडियो पॉज करके फिर सारे ऑप्शन मैं बता दे रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन में कर क्या रहा, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है, उनको पहले पैरेलल में लगाया गया। ठीक, अब पैरेलल में जब लगाए हुआ तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, यहां का पोटेंशियल हो गया V, यहां का पोटेंशियल हो गया V। फिर कह रहा है इसको सीरीज में लगा दी। अब ऐसा सीरीज में लगा दो, इसको सीरीज में लगा दो, ध्यान सुनना। कह रहा अब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो अगर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, नेट पोटेंशियल की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2V हो जाएगी ना। अरे भाई नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V प्लस V से 2V होगी ना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का। यहां बैटरी का जो पोटेंशियल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे लिखते हैं, जितनी भी बैटरी लगी होती है, जितना भी पोटेंशियल होता है पैरेलल में। तो भैया यहां पे क्या होगा, द पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट नहीं होगा पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द फ्री प्लेट्स इज 2V। समझ में आ रही है बात कि नहीं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब क्या कह रहा, अ कैपेसिटर हैज सम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट एंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स, द बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड एंड देन द डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड। देन क्या होगा, मेरी बात ध्यान सुनना, जब बैटरी को आपने जोड़ा हुआ उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा उसका, वो कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, C' की वैल्यू, C' की वैल्यू हो जाता है Kc, यानी कैपेसिटेंस बढ़ गया। फिर कह रहा अगर डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर दिया गया, अब बैटरी तो जुड़ी है नहीं, डाइलेक्ट्रिक आपने रिमूव कर दिया तो फिर से कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C, और K की वैल्यू हमेशा याद रखना 1 से ज्यादा ही होता है। अब 1 से ज्यादा है तो Kc की वैल्यू तो ज्यादा है C से, तो जब Kc से C हुआ तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हुई, कम हो गई। तो इसमें दिमाग लगाने वाली कितना कोई जरूरत है नहीं बेटा। ठीक है, ठीक है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू जब कम हो गई है तो इनकी एनर्जी स्टोर्ड जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। नहीं लेकिन बैटरी नहीं जुड़ी हो तो सॉरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं, तो वही एनर्जी की बात कर लेंगे। आप क्या कह रहा, बड़े ही प्यारे प्यारे और छोटे छोटे क्वेश्चन, आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, बढ़िया प्रॉपर ढंग से सॉल्व करना है, फिर आंसर लिखना है जाकर के। कह रहा टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ईच ऑफ द कैपेसिटी C आर चार्ज टू पोटेंशियल V एंड माइनस V, दीज आर द कनेक्टेड बाय मीन ऑफ फाइन वायर, द एनर्जी लॉस इज। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि भैया हाई पोटेंशियल, जब से एक है इसका कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल V है, तो इसके पास एनर्जी है हाफ CV², और इसके पास C है और माइनस V है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है माइनस हाफ CV²। ठीक, तो जब इसको जोड़ोगे तो यहां से एनर्जी किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, हाफ CV², इसके पास जाकर के C एनर्जी 0 कर देगा। तो एनर्जी टोटल जो लॉस हुआ, कह रहा है कि द लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, इसके पास कितना है हाफ CV² और इसके पास कितना है हाफ CV²। वैसे एनर्जी टोटल लॉस कितना हुआ भाई, इसके पास तो कम है,
जीरो से भी कम है, इसके पास हाफ सी वी स्क्वायर है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 इंटू हाफ सी वी स्क्वायर, और 2 से 2 मर गया, कितना बचा सी वी स्क्वायर। इतनी एनर्जी लॉस हुई है। अब वैसे तो माइनस में लिखेंगे माइनस सी वी स्क्वायर, माइनस सी वी स्क्वायर, लेकिन अब ऑप्शन में सारे प्लस में, तो ये सी वी स्क्वायर आंसर देंगे। ठीक है भाई, डेल्टा यू की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू इनिशियल, यू इनिशियल। अब माइनस हाफ सी वी स्क्वायर, फिर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर, माइनस सी वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने कर लिया। ओके, अब आगे बढ़ाते मामले को, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। The process in which a region is made from any electric field is known as। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से आप, वो कौन सा प्रोसेस जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकना है, तो जिसको कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अवॉइड करे। जैसे कार है, कार, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, शील्डिंग। जैसे कार है, तो कार के अंदर अगर आप बैठे हो तो बिजली कहीं गिर रहा है, अगर थंडरस्टॉर्म जो कहते हैं, तो आप जो है बिजली अगर कहीं गिरा तो आप नहीं मरोगे, समझ पा रहे हो ना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब एक शील्ड बना दिया गया है आपके चारों तरफ, मेटालिक शील्ड होता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज क्या हो जाता है, जीरो होता है। जैसे मान लो एक कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर के अंदर अगर आप चार्ज पहुंचाना चाहो तो आ जाएगा ही नहीं। कंडक्टर के अंदर चार्ज क्या होता है, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, जीरो। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। वो बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, अब आता है क्या भैया, देखो वीडियो को पॉज करो, पढ़ो, उसके बाद समझो। द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W अपॉन Q, मतलब वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, ये V वाला ऑप्शन है ना। कितना, अब देखो कितने बच्चे ऐसे होंगे जिसका 10 से ज्यादा क्वेश्चन सही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों का 10 से ज्यादा सही, लेकिन बहुत सारे बच्चे झूठ बोलते हैं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो और चाहते हो कि बिल्कुल ऐसे ही आपको खूब सारे क्वेश्चन करने को मिले, और अभी अगर आप ये चाह रहे हो कि सर, अगर ये ऑप्शनल वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि 50 क्वेश्चन और करवा दूं, तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना, मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और करवा दूंगा। क्योंकि अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, वो सब्जेक्टिव टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और ये तो 1 नंबर वाले हैं। ठीक है, तो भैया, और आंसर जरूर लिखते रहना, जिससे मुझे पता चलेगा कि भैया तुम लोगों ने क्वेश्चन किया है। अब 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है बेटा, V बराबर होता है W अपॉन Q, तो हो जाएगा जूल अपॉन कूलम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। जूल को क्या लिख सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर, है ना। जूल को क्या लिख सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर, तो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम हो जाएगा। क्या गया, 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट बराबर 1, अच्छा ये तो है ही 1 जूल पर कूलम, मुझे लगा न्यूटन मीटर वाला, ये तो और ज्यादा आसान है। ठीक है, ये वाला हो गया। अब तो और ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आने वाला है इसके बाद। अरे यार कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करा द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर अ क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। कह रहा भैया, अगर द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज ओवर अ क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अब कह रहा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब वहां से एक यूनिट चार्ज को लेकर जा रहे हो आप, ठीक है, और कह रहा कि भाई वर्क डन कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो जो वर्क डन होता है, वैसे तो वर्क डन जो होता है वो Q इंटू E के बराबर है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो वर्क डन जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो 2-3 चीजें हैं, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा क्वेश्चन। कह रहा है, ये पूछ रहा था वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, टेस्ट चार्ज ओवर अ क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो तो वर्क डन की वैल्यू की बात करेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो तो वर्क डन क्या होता है बच्चा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट
भाई जो भी डिस्प्लेसमेंट आप कर रहे हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि हम जिससे समझ पाए कि भैया हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को लेकर जा रहे हैं तो वर्क डन कैसा होगा, क्यों होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ना तो ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। वर्क डन अगर आपको निकालना है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है Q इंटू ई। अब Q की वैल्यू 1 है तो फोर्स की वैल्यू तो E के बराबर ही हो जाएगा। अब लेकिन क्लोज पाथ जा रहे हो, पता नहीं कहां तक जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो हमको नहीं पता कि कितना ज्यादा वर्क डन है। और अगर लेकर चलते चले जा रहे तो इनफाइनाइट वर्क डन होता चला जाएगा, है ना। तो इस तरीके से पहले के बारे में सोचो। अब सोचो पहले के जो PYQs होते थे वो कितने थर्ड क्वालिटी के PYQs होते थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। अब इस क्वेश्चन का मतलब तुम कैसे निकाल सकते हो, और जो ऐसा कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको वर्क डन ही तो निकालना। वर्क डन के लिए क्या चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। और ये भी नहीं यहां पे कहा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, कह रहा चार्ज ओवर अ क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है ये भी नहीं बताया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जा रहे हो एक कूलम चार्ज को, तो जाहिर सी बात है फोर्स लग रहा होगा कितना, Q इंटू ई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन बताएगा। अब यही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई भी और इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड है और सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर तो वर्क डन 0 हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। हम पहले स्टार्टिंग में सोच रहे थे कि ये वाला क्वेश्चन ना करवाएं, लेकिन हमने कहा कि आपको इस बात का पता भी चलना चाहिए कि मतलब किस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई वाले दे सकते हैं। आप परेशान भी हो सकते हो क्वेश्चन में, इसलिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक, कह रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज। अब ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और हम लोगों ने इसको बड़े ही प्यार से याद से लिखा था बेटा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है प्लस Q और माइनस Q है तो उसका जो बाइसेक्टर होता है यहां पर पोटेंशियल हर एक जगह पे क्या होता है, 0। अगर आपने पढ़ा हो तो हर एक जगह पोटेंशियल क्या होता है, 0। मैंने प्रॉपर ढंग से इसका डेरिवेशन भी करवाया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर आगे बढ़ाते हैं भैया आगे। द वर्क डन अगेंस्ट, देखो क्वेश्चन ज्यादा करना इसलिए जरूरी, इससे आपका एक एक सिंगल कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। एक एक सिंगल कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो। करा द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गेट्स स्टोर इन विच फॉर्म ऑफ एनर्जी। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क होता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होता है वो किसके फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि इसमें इलेक्ट्रिक वर्ड नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो इलास्टिक फोर्स हो, ये सब कंजर्वेटिव है। इनके द्वारा जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। ठीक है, ठीक है भैया, और आगे बढ़ाते हैं। अ सरफेस दैट हैज द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी सरफेस के हर एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वल पोटेंशियल सरफेस नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये वाला है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली में जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, मतलब नॉन कंडक्टर आप बोल सकते हो। तो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, बी वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद फिर और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टिंग सरफेस। अब अगर कोई कंडक्टिंग सरफेस है तो नेट चार्ज क्या होता है बेटा, कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये वाली बात हमने करी थी कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो द इलेक्ट्रिक कहां पे इंक्रीजेस डिक्रीज नहीं, रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस। अगला क्वेश्चन, the capacity of the parallel plate capacitors increases। अब बताओ कब इंक्रीज होगा। अभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिला था, C की वैल्यू जो होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है बेटा। ठीक, कह रहा पहला एरिया ऑफ प्लेट इज डिक्रीज्ड, एरिया ऑफ प्लेट इज इंक्रीज्ड, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज्ड, नन ऑफ देम।
तो भैया देख लो, एरिया ऑफ प्लेट इज इंक्रीज। भाई सी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन जो है बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। What is the डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q, और W का क्या होता है? ml स्क्वायर T पे पावर माइनस 2 अपॉन AT हो जाएगा ये चार्ज का, तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर T पावर माइनस 3 A पे पावर माइनस 1, ml स्क्वायर T पावर माइनस 3 A पे पावर माइनस 1, ml स्क्वायर T पे पावर माइनस 3 और A पे पावर माइनस 1, A यहाँ पे कट गया है, ये होगा ml स्क्वायर T पावर माइनस 3 और A पे पावर माइनस 1। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 करने जा रहे हैं, अब देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज विद द डिस्टेंस सच दैट Vx इक्वल्स टू ax माइनस bx क्यूब, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स, वेयर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी 0। अब आप सबको पता है बेटा, ये दिया गया है क्या? v बराबर ax माइनस bx क्यूब। अब आपको पता है E इक्वल्स टू होता माइनस dv बाई dx, ये होता है, यहाँ पे x दिया इसलिए, तो भैया यहां से dv की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? माइनस e इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? ax माइनस में ax और माइनस bx क्यूब का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करोगे क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर बाई 2 माइनस है और ये अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा bx पावर 4 बाई 4। ठीक है, ax स्क्वायर बाई 2 ax स्क्वायर बाई 2 bx पावर 4 बाई 4। अब कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कहां होगा? सॉरी, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो E बराबर होता है माइनस dv बाई dx, तो और आसान हो जाएगा। तो माइनस dv बाई dx ये कितना हो जाएगा? माइनस में ax का हो जाएगा a और माइनस ये हो जाएगा माइनस 3bx स्क्वायर माइनस 3bx स्क्वायर, तो इसको बराबर जीरो करो तो ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 3bx स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा a, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में a बाई 3b। x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में a बाई 3b। ठीक है, कहां गया? x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 3b है, क्योंकि रूट ले रहे हो तो प्लस माइनस आएगा ये। अच्छा, मुझे पहले लगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, मुझे लगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो का, तो पोटेंशियल निकालने लगे, बट ठीक है ना। तो ई बराबर माइनस dv बाई dx कर दोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, जीरो कर दोगे, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में a बाई 3b आंसर हो जाएगा। आई होप जिसका ये वाला आंसर अगर सही आया है तो वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 3ab मेरा सही था, तो मुझे पता चल जाएगा। अपने नाम के साथ लिखना कि भैया आपका तो सिस्टम बढ़िया चल रहा है। अब यार, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है, मतलब ये एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इंटू वी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन चार्ज इंटू 1 वोल्ट, मतलब 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 वोल्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। ये 1.6 इंटू 10 पावर, सॉरी वोल्ट नहीं, जूल होता, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल ये पोटेंशियल एनर्जी। जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट करवा दिया जाए तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, अच्छा अब 1 वोल्ट पर मीटर की वैल्यू आपको बतानी है। अब 1 वोल्ट पर मीटर, 1 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट को क्या लिखते हो आप? वोल्ट को लिखते हो जूल पर कूलम, तो जूल इंटू कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। जूल को क्या लिखते हो? न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम इंटू मीटर, मीटर से मीटर मर गया, तो वोल्ट पर मीटर की वैल्यू किसके आ गया? न्यूटन पर कूलम। तो 1 वोल्ट पर मीटर की वैल्यू किसके बराबर हो गया? 1 न्यूटन पर कूलम। ठीक है,
हमेशा याद रखो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर जाके आंसर लिखो। उससे क्या होगा, इससे पता चलेगा यार कि आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा। समझ पा रहे हो ना बेटा? मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि भैया अगर आप कर रहे हो तो आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए और उसका फायदा भी मिलना चाहिए। ये थोड़ी ना कि वीडियो देख ले काम चल गया। ये न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें आपका ही काम आएगा। और भी ये बेसिक न्यूमेरिकल चल रहे हैं, थोड़े और अच्छे न्यूमेरिकल आपको करने हैं। क्या कह रहा है? बाय परफॉर्मिंग अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अ साइंटिस्ट फाउंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज 0। 2 पॉइंट ए और बी के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। व्हाट कैन ही कंक्लूड रिगार्डिंग द पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स? अगर देखो 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है वहां पर पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो भैया यहां पे यही रखना पड़ेगा, पोटेंशियल ऑफ ए बराबर पोटेंशियल ऑफ बी। डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है या जहां पे यूनिफॉर्म पोटेंशियल होता है वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। और वैसे भी मैं बताऊं, ई बराबर, आपने अभी क्या कहा था? ई बराबर क्या होता है बेटा? माइनस dv बाई dx। अगर v कांस्टेंट ले लो तब ई क्या होता है? 0। तो यहां पे पहले ही कह दिया है कि E 0 है, यहां पे बिटवीन ये E 0 है, तो आपको B क्या लेना होगा? कांस्टेंट लेना होगा। कांस्टेंट मतलब V बराबर V। समझ गए? 30 क्वेश्चन आपने कर लिया। अगला क्वेश्चन कह रहा अर्थ पोटेंशियल इज। अब अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? KQ बाई R करके निकालेंगे। अर्थ पोटेंशियल इज 0, हाईली पॉजिटिव, हाईली नेगेटिव, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वैसे तो अर्थ का पोटेंशियल मतलब कि आप निकालना इतना कोई आसान काम नहीं, इतना बड़ा है अर्थ KQ बाई R, और टोटल चार्ज की वैल्यू लगभग 0 होती है, तो लगभग शून्य ही माना जाता है। अर्थ का पोटेंशियल क्या माना जाता है? शून्य ही माना जाता है। अच्छा, क्या कह रहा है? If a charged body is moved in an electric field against the Coulomb force, then भैया कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज बॉडी मूव करा जाता है और अगेंस्ट द कूलम्बिक फोर्स, तो क्या होगा? वर्क डन ऑन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एजेंट। बिल्कुल, वर्क डन करना पड़ेगा। अब भैया कोई चार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उसके अगेंस्ट लेकर जा रहे हो, और जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अगेंस्ट लेकर जाना है अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन होगा बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जा रहा हो वो तो इंक्रीज होता है। द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है। ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं मामले को। ये कितने क्वेश्चन कर लिया आपने टोटल? अच्छा, a hollow conducting sphere is placed in an electric field produced by a point charge placed at P as shown in the figure. Let VA, VB, VC be the potential A, B and C respectively. क्या कह रहा है? A hollow conducting sphere is placed in an electric field produced by a point charge placed at P. देखो P पर एक hollow potential रख दिया गया है, ठीक, इसकी वजह से। तो कह रहा है कि भैया, और अगर VA, VB, VC द पोटेंशियल्स हैं एट पॉइंट A, B एंड C, तो कह रहा क्या हो जाएगा? तो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, यहां पे ये P है, ये यहां पे क्या करेगा? चार्ज का इंडक्शन कर देगा और ये सरफेस पे इक्वली फैल जाएगा चार्ज। ठीक है, अब इसके सरफेस पे जो चार्ज होता है सेम इक्वली जब फैल जाएगा तो पोटेंशियल भी इक्वली ही होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा पोटेंशियल क्या होगा? नहीं, ये क्योंकि कंडक्टिंग सरफेस है तो सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। उसकी वैल्यू हमने आपको बता रखा कितना होता है बेटा? KQ बाई R होता है, कंडक्टिंग सरफेस है। तो पोटेंशियल ऑफ V बराबर C बराबर A। ठीक है भैया, कह रहा है इफ, देखो अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो और लगाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा। कह रहा इफ E be the electric field inside a parallel plate capacitor due to Q and minus Q charges on the two plates, then the electrostatic force on the plate having the charge Q due to the plate having the charge minus Q will be। तो देखो जरा कितना होता है फोर्स, आपको मैं बता दूं टोटल फोर्स कितना होता है। अब अगर मैं बात करूं
ये है, इस पर होता प्लस क्यू और ये होता माइनस क्यू, प्लस सिग्मा और ये होता माइनस सिग्मा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इनके बीच में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, वो होता है Q इंटू ई। क्या है फोर्स? Q इंटू ई। तो Q इंटू ई जब है बच्चा, अब भाई इस पर इसकी वजह से अगर फोर्स करें तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना ये है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो क्या होगा, अब वैसे तो E बराबर है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहां पे देखें तो ये क्या होगा, ये E बाई 2 है, ठीक। और अगर इस पर चार्ज प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू है, तो फोर्स बड़ा होता है Q इंटू ई, जो भी चार्ज है। तो Q इंटू इसकी वैल्यू कितना, E बाई 2, तो Q E बाई 2 हो जाएगा। अब कौन किसके लिए पूछ रहा, पहले ये देख लेते हैं। तो अगर सुनो Q E बाई 2 आ गया आंसर, Q E बाई 2 आ गया। अब Q E बाई 2 अगर प्लस क्यू पर लगेगा फोर्स, तो क्योंकि प्लस क्यू पर फोर्स लग रहा तो प्लस क्यू ई बाई 2 होगा, माइनस क्यू पर माइनस क्यू ई बाई 2 होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती से माइनस क्यू ही रख देते हैं। वो दोनों प्लेट्स के बीच में अगर कोई चार्ज रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों लोग लगा रहे हैं। यहां पे बहुत दिमाग से काम करना पड़ेगा, ठीक है। देख लो, मैं फिर से बता देता हूं। अगर इनके बीच में ये प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, ये इनके बीच में कोई चार्ज क्यू रख दो, तब इस पर चार्ज फोर्स जो लगेगा वो क्यू ई लगेगा। लेकिन ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है क्यू ई बाई 2, ध्यान रखना। और ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है क्यू ई बाई 2। और बीच में जो फोर्स लग रहा उस पर ये भी लगा रहा क्यू ई बाई 2, ये भी लगा रहा क्यू ई बाई 2, तो दोनों मिलकर क्यू ई हो रहे हैं। ये बात ध्यान से रखना, क्योंकि इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, इनकी वजह से भी आता है सिग्मा अपॉन 2। मैंने डेरिवेशन प्रॉपर करके बताया। अब इन दोनों की वजह से जब आता तो आता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ठीक है भैया, तो बहुत ही ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। जिन लोगों ने वीडियो को पॉज करके अगर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया अपने दम पे, मां कसम कह रहा हूं, उस बच्चे का 100% गारंटी है 95% से ज्यादा नंबर आने वाला फिजिक्स में। अपना नाम जरूर लिखना और आंसर भी लिखना। अगला क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ इंसुलेटर इज 20 वोल्ट। The value of electric potential at its center will be। मेरी बात ध्यान सुनना, सब लोग बहुत ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि the electric potential at the surface of a charged solid sphere of insulator is 20 वोल्ट। तो मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे होता है के क्यू बाई आर, और अगर सेंटर पे जाओगे तो वहां भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर ही होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एट द सेंटर तो कितना होगा, 20 वोल्ट ही होगा बेटा, 20 वोल्ट। अगर सरफेस पे 20 वोल्ट है तो सेंटर पे भी 20 वोल्ट ही होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ हॉलो चार्ज्ड। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए और एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। मुझे लगता है कर लिए होगे 1 2 3 चवन्नी की बुढ़ापा इसका चालू फ्री। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो इसका ये नहीं कि जैसे मान लो कोई टीचर पढ़ा रहा है तो बस चुप मार के ऐसे गुम्मा जैसे बैठे और वो सॉल्यूशन दे रहा है आप कर रहे हो, ये नहीं मजा आता। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब ज्यादा मजा आता है। कह रहा हॉलो चार्ज मेटालिक स्फीयर, मेटल मतलब कंडक्टिंग स्फीयर है, spherical shell has a radius r. If the potential difference between its surface and a point at a distance 3r from the center is v, then the value of electric field intensity at that point at distance 4r from the center is। तो भैया point at a distance of 3r from the center is v। अब कह रहा है देखो, एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे r है और यहां से 3r डिस्टेंस पे, मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा 2r यहां पे, ठीक है। कह रहा है कहां गया, रेडियस r। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स सरफेस
एंड अ पॉइंट डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर इज v, तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, KQ/R सरफेस पर, ठीक। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स सरफेस का एंड पॉइंट डिस्टेंस 3r, तो यहां पे पोटेंशियल कितना, अगर ये KQ/R है तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, KQ टोटल डिस्टेंस यहां से कितना हो जाएगा 3r, KQ कितना हो जाएगा बेटा 3r हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, v है, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 4r फ्रॉम द सेंटर इज, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना आ गया देख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v की वैल्यू किसके बराबर है, KQ/R माइनस KQ/3r, एलसीएम लोगे तो 3r आ जाएगा, और यहां पे 1 होगा, यहां पे 3 - 1 तो हो जाएगा 2/3 KQ/R, ये है पोटेंशियल हो गया, ठीक। अब अगर यहां पे पोटेंशियल आ गया क्या नाम है 2/3 KQ/R, ध्यान समझिएगा यहां पोटेंशियल, तो कह रहा देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस 4r फ्रॉम द सेंटर। तो मैं आपसे कुछ नहीं करना है, बस इतना समझो, अगर यहां पे पोटेंशियल है KQ/R, अच्छा v के फॉर्म में निकालना है KQ/R, तो 4r पे जो पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा KQ/4r, ठीक। अब यहां पे KQ/R की वैल्यू v के फॉर्म में निकालो, तो KQ/R की वैल्यू आ जाएगा, देखो यहां से KQ/R की वैल्यू निकालो तो हो जाएगा 3/2, इधर आएगा तो 2/3 से, तो 3/2v बराबर आ जाएगा KQ/R, ठीक, 3/2v। अब यहां पे KQ/4 आएगा, यहां पे पोटेंशियल, यहां पे 4r पोटेंशियल, और यहां पे निकालने के लिए कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r फ्रॉम द सेंटर इज। अब KQ/R की जो वैल्यू आई है वो आई है 3/2v, तो यहां पे 4r पे जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो KQ/16r² आ जाएगा। अब KQ/R की वैल्यू आप रख दो तो कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 16r, नीचे देखो कितना आ जाएगा 16r, और KQ/R की वैल्यू कितना है 3/2v, तो 3/3v/2 यानी 2 से मल्टीप्लाई, तो 3/32r। पहले एक बार सब लोग एक बार जरा देख लीजिए एक बार, ठीक है। कुछ नहीं करना था, KQ/R की वैल्यू निकालना था किस फॉर्म में, 3/2v के फॉर्म में। अब KQ/R की वैल्यू आ गई है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे निकाल लो, ठीक है, फ्रॉम द 4r फ्रॉम द सेंटर। अब 4r फ्रॉम द सेंटर का मतलब क्या हो गया, ये r हो गया, यहां से हो गया 3r, तो KQ/R² होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है भैया। तो आंसर कितना आ गया 3v/32r, बस इतना ही करना था, ठीक है। हमने क्या निकाला था, हमने KQ/R की वैल्यू निकाली थी कितना 3/2v, और जब 4r डिस्टेंस पे, यहां से 4r डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया KQ/R² होता ना, यहां का डिस्टेंस 4r है, तो 4r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16r², तो इसको लिख दिया 16r × r, और KQ/R की वैल्यू रख दो, तो नीचे तो हो गया 16r, ऊपर हो गया 3/2v, 3/v/2, तो कितना आ गया 3v/16 × 2 कितना हो गया 3v/32r, ये आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, मतलब सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही था। तो ये वाले क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे, उसके साथ साथ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे।